आखिर आपके साथ मसला क्या है? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी और मुझे जाना है। आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? महविश गुस्से से उसे घूरते बेबाकी से बोली। रोहान जो मोबाइल पर मसरूफ था उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। जब एक मर्तबा आप मना कर दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। उसे बोलते वो लंबे लंबे डग पड़ता बाहर की तरफ चला गया था। महविश भी अपने पाँव पटकती वहां से अपनी अम्मी के पास किचन में पहुंच गई। अम्मी, ये अकड़ू इंसान को क्या है? जब मुझे जाना है तो जाना है। आप पापा से बात करें। मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ कर आए। महविश जिद्दी लहजे में कहती। उन्हें एक आंख पसंद नहीं आई थी। नहीं, हरगिज भी नहीं। और ना ही तुमसे उनको बात करोगी। चुप करके तुम घर में बैठो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। और सुनो, अपनी जुबान को ना थोड़ा लगाम डालो। बहुत बदजुबान हो गई हो। अल्लाह की बना, तुम तो अगले घर जाकर मुझे बस शर्मिंदा ही करवाओगी। और खबरदार, जो आज के बाद रोहान से कोई बदतमीजी की तुमने। बड़ा है वो तुमसे, इज्जत क्या करो उसकी। उन्होंने इसे सख्ती से कहते जबरदस्त किस्म की घूरी भी दी थी, जिसे देख महविश चुप सी हो गई। अरे क्या हो गया है? क्यों बच्ची को डांट रही हो? हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती है। ताईजा ने किचन में आते ही अपनी देवरानी से कहा। महविश मुंह बसोर कर रह गई। उन्होंने महविश को अपने साथ लगाया। भाभी, आप लोगों के लाड प्यार की वजह से ना ये बिगड़ती जा रही है। किसी का लिहाज नहीं है इसे। और रोहान के पीछे तो हाथ धोकर पड़ी है ये। बच्चा बेचारा इसके अच्छे के लिए ही तो मना करता है, लेकिन ये किसी की नहीं सुने। तब ना आप लोगों ने इसे बहुत सर चढ़ा लिया। वो गुस्से से महविश को घूरती हुई बोली। महविश तईमी के साथ थकी माँ को नाराजगी से देख रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी नहीं, उस अकड़ू सड़ू की माँ है। मुझे शादी की जरूरत ही क्या है, जब मेरे पास पहले ही सासनुमा माँ मौजूद है। उसकी चलती जुबान को माँ के हाथ में चप्पल देखकर ब्रेक लग गई थी। और महविश भागते हुए किचन से निकल गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। जो भी हो, आज तो मैं जाकर ही रहूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। उसने मोबाइल उठाया और सनी को कॉल की और उसे अपने प्लान बताया, जिस पर सनी ने मना कर दिया। फिर महविश की धमकी देने पर वो मान गया कि अगर उसने बात ना मानी तो घर वालों को उसकी गर्लफ्रेंड की लंबी लिस्ट के बारे में बता देगी। फिर उसने अलमारी से अपने लिए एक ब्लैक और पिंक कलर के रंग का सूट निकाला, आज पहनने के लिए। अब उसे बस रात के 9 बजने का इंतजार था। अब मैं देखती हूँ मिस्टर रोहान कि आप मुझे कैसे जाने से रोकते हैं। शायद आप अभी मुझे जानते नहीं हैं। यही सब सोचते वो खाना खाने के लिए रूम से निकली। डिनर टेबल पर खामोशी ही रही। फिर वो वापस आकर रूम को बंद किया और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। बाहर आकर तैयार हुई और सनी से कॉल करके पूछा, तो इसने बताया कि वो भी इसका गेट पर इंतजार कर रहा है। उसे एक आखिरी निगाह खुद पर डाली और खिड़की से बाहर की तरफ कूद गई। लेकिन शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके रूम की खिड़की के बाहर रोहान लाल बबो का चेहरा लिए खड़ा गुस्से से उसे ही घूर रहा था। और सनी उसके पीछे मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। रोहान को देखकर उसके चेहरे का रंग मिनटों में जर्द पड़ गया। अब इसकी खैर नहीं थी। मैं पहले ही जानता था तुम कोई ना कोई हरकत करोगी, लेकिन ऐसी हरकत करोगी ये बिल्कुल नहीं सोचा था। देखता हूँ तुम कैसे जाती हो। और तुम्हें मैं बाद में पूछता हूँ। आजकल तुम्हारी जो एक्टिविटीज है ना, अच्छे से जानता हूँ मैं। अब उस इस सनी को गुस्से से बोला, जिसकी शक्ल पहले से ही रोने वाली हो रही थी। भाई मैं तो। वो डरते डरते कुछ बोलने लगा। कोई बकवास नहीं, इसी टाइम जाओ यहाँ से, और इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह लाल कर दूं। सनी को बोलते वो महविश को घसीटते हुए वहां से ले गया। उसके रूम में जाकर उसे बेड पर फेंका और फंकारते हुए बोला, अब तुम मुझे कहीं जाकर दिखाओ। और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। और उसके रूम की खिड़की से वो पहले से ही बाहर से लॉक कर चुका था। और महविश तो खौफ के मारे कुछ बोल ही ना सकी। अगर रूहान भाई ने सबको घर में बता दिया तो सब क्या सोचेंगे इसके बारे में। वो बेड पर गिरकर पूट पूट कर रोने लगी। और रात कतरा कतरा करके बीत गई। अगला पूरा हफ्ता वो रूहान से चुपती फिर रही थी और उसे इंतजार ही रहा कि वो घर में सबको बताएगा। लेकिन ये किसी ने आकर उससे आकर कोई सवाल ही ना किया तो उसे सुकून हुआ। रूहान ने घर में कुछ नहीं बताया और वो भी सब कुछ भूल भाल कर अपनी टोन में वापस आ गई। अहमद विला में 3 भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। सबसे बड़े हदीद अहमद, जिनके 2 बेटे थे, बड़ा आहत और छोटा रोहान। और उनकी बीवी जब रोहान बहुत छोटा था तो गुजर गई थी।
आहद अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस्लामाबाद में रहता था। हदीब अहमद से छोटा आसिफ अहमद, जिनके 3 बेटे थे, कैफ, अमाद और साइम। घर का सबसे छोटा बच्चा, जिसे सब प्यार से सनी बुलाते थे, और सबसे छोटे जहांगीर अहमद, जिनकी सबसे सिर्फ एक ही बेटी थी, घर भर की लाडली, जो आजकल सबसे नाराज थी और घर में किसी से बात नहीं करती थी। वो बाहर गार्डन में जाने के लिए अपने रूम से निकली थी जब उसे रोहान की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी लड़की से बात कर रहा हो। महविश ने दरवाजे से झांक कर अंदर देखा। रोहान के हाथ में एक किताब थी और उसके अंदर कोई तस्वीर भी थी, जिसे रोहान ने बुक में रखकर बुक शेल्फ पर रख दिया था और मड़कर बाहर की तरफ आने लगा। महविश जल्दी से वहां से हट गई कि कहीं वो उसे देख ही न ले। वो बाहर गार्डन में चली गई और उस तस्वीर के बारे में सोचने लगी कि आखिर किसकी तस्वीर थी वो। कितने तेज है ये रोहान भाई, मुझे तो ट्रिप पर जाने नहीं दिया और खुद गर्लफ्रेंड बनाकर बैठते हैं। और तो और मजनू की तरह किताबों में तस्वीरें तक रखी हैं। कितने मीसते हैं। मैं भी देखूंगी, जब आप सबको बताऊं कि आप कितने बुरे हैं। एक लड़की हैं। नफरत है मुझे आपसे रोहान भाई। अल्लाह करे आप कहीं चले जाओ और कभी वापस ना आए। कितनी बदनसीब होगी वो लड़की जिसकी जिंदगी में आप शामिल होंगे। घर वालों की सोचों से अनजान वो इस अनदेखी लड़की से हमदर्दी कर रही थी। रोहान शुरू से एक रिजर्व नेचर का बच्चा था, जिसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, और अपनी माँ के जाने के बाद तो बिल्कुल गुमसुम हो गया था। और इसे महविश से चिढ़ थी, जो कभी उसके बुक्स खराब करती, कभी पेन तोड़ देती, कभी उसे पढ़ते हुए तंग करती। वो घर भर की लाडली थी, वो घर की वाहिद लड़की। लेकिन एक रोहान था जो इस पर गुस्सा करता, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता रोहान से डरने लगी और उससे दूर हो गई। जहाँ वो बाकी सबसे फरमाइश करती हो, वहीं वो रोहान से कतराने लगी। उसे रोहान से अब चिढ़ होने लगी थी। वो बार बार पर उसे डांटता था। वो जब सनी के साथ रेस लगाती या बैट बैट बॉल खेलती तो उसे डांट देता। उसे लड़कियों की हरकतें पसंद ही नहीं थी। लेकिन वही वहश जानबूझकर उसे तंग करती, उसकी कही हर बात पर जिद करती। जिससे वो मना करता जानबूझकर वही करती ताकि उसे गुस्सा आए। उसे रोहान का बेवजह हुक्म चलाना एक आंख नहीं पाता था, इसलिए वो रोहान की हर बात पर उलट करती, जिससे उसे गुस्सा आता। घर वाले दोनों की वजह से परेशान थे। अगर रोहान अपनी जिद का पक्का था तो महविश भी कम नहीं थी, और जानबूझकर वो अक्सर सनी के साथ छुप कर घर से बाहर जाती, क्योंकि जानती थी कि रोहान को पसंद नहीं कि रात के वक्त वो बाहर जाए। महविश बेटा यहाँ आओ, ताईजान ने उसे प्यार से बुलाया। जी ताईजान। उनके पास आते हुए पूछने लगी, बच्चे की चाय रोहान के कमरे में देकर आओ, थका हुआ आया है और कह रहा था कि सर में बहुत दर्द है। तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों में दर्द है, मैं सर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। तो जाओ बेटा, शाबाश, तुम इसे चाय दे आओ। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। ताईजान को मना भी नहीं कर सकती थी। महविश ताईजान के कहने पर मजबूरी में रोहान के कमरे में चाय लेकर गई। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो रोहान को देखकर उसकी सोचों ने फिर उस तस्वीर की जानिब तवज्जो दिलाई। बेध्यानी में उसका पाँव मुड़ा और वो हाथ में पकड़ा चाय का कप उलटकर टेबल पर गिर गया। टेबल पर पड़े तमाम अहम पेपर्स चाय से दागदार हो गए। रोहान ने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा, ये क्या कर दिया तूने? कितने अहम पेपर्स थे ये? महविश घबरा कर बोली, गलती से हो गया। लेकिन रोहान ने उसे चुप करने और बाहर निकलने का हुक्म दिया। महविश का हाथ गर्म चाय से जल गया और वो रोती हुई बाहर निकल गई। रास्ते में ताईजान और माँ मिली, जिन्होंने उसे तसल्ली दी। देखना, आज आ जाए तुम्हारे पापा और बाकी सब। मैं खुद रोहान हदीद की शिकायत करूंगी इनसे। ऐसे कैसे वो मेरे बच्ची को डांट सकता है? उन्होंने उसके हाथ पर क्रीम लगाई और पेन किलर देकर उसे आराम करने का कहकर रूम से बाहर आ गए। बाबा, अब आप ज्यादती कर रहे हैं, और आप जानते हैं ना वो पेपर कितने इंपॉर्टेंट थे। कल मीटिंग है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। पता है मैं क्या करूं? वो सर हाथों में गिराए हुए बोला था। उसका दिमाग ही सोच कर फट रहा था। जो भी है, तुमने गलत किया। महविश से गलती से गिरी थी चाय, बल्कि उसका सारा हाथ जल गया और तुमने उल्टा उसे ही डांट दिया। कोई अक्लो कुल है मियाँ के नहीं? और अगर दोबारा बना लोगे पेपर्स तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बच्ची की जान अजाब किए रखी है। हर वक्त ऐसे तो वो तुमसे मजीद बदगुमान हो जाएगी। और तुम जानते हो हम सबकी क्या ख्वाहिश है। रोहन बस लब पीछे उनकी बातें सुनता रहा। वो छोटी है, लापरवाह है, बचपना है इसमें। तुम तो बड़े हो,
क्यों उसके साथ फजूल की जिद लगाते हो? और खबरदार, जो तुमने आज के बाद उस पर गुस्सा किया था, जब से उसके बड़े पापा ने सुना था रेहान की वजह से महविश का हाथ जल गया, ऊपर से वो रोई भी है, तब से उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। बाबा, वो बच्ची नहीं है, आप लोगों ने उसे बच्ची बनाया हुआ है। आप लोगों के लाड क्या प्यार की वजह से वो खुद सर हो गई है। अगर आप लोग उसे छोटा बना कर रखेंगे तो वो छोटी ही बनी रहेगी, कभी बड़ी होगी ही नहीं। और जैसे आप तो जानते ही नहीं ना कि आपकी छोटी बच्ची मुझे जज करने के लिए क्या क्या करती है। उसकी बात सुनकर उसके बाबा ने गुस्से से रोहान की तरफ देखा। बस बस, खुद को बचाने के लिए ना फिजूल में बच्ची पर इल्जाम ना लगाओ। और अगर तुम्हें इतनी ही बुरी लगती है महविश, तो ठीक है, तुम अपने हर फैसले में आजाद हो। ढूंढ लो अपने लिए एक अपने मयार की कोई। हम महविश की शादी अमाद से कर देंगे। उनकी बात सुनकर रूहान की आंखों में खून उतर आया। ये तो कभी नहीं हो सकता था मामा, वो बचपन से मेरी मांग है, तो इसकी शादी भी सिर्फ मुझसे ही होगी। बल्कि अब तो वो 18 की होने वाली है, मुझे उसके 18 के होते ही उससे निकाह करना है। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन फिर मुड़कर उनके पास आया और बोला, उसे अपने मायार के मुताबिक कैसे बनाना है ये आप मुझ पर छोड़ दें और निकाह की तैयारी करें। हदीद साहब का दिल किया कि इस सर फिरे पागल का सर फाड़ दे। महफूज बिल्कुल सही उसे बोलती है, सड़ू अकरू हिटलर खोता कहीं का, कैसे बाप को बोल कर गया। फिर वो मुस्कुरा दिया। सब जानते थे कि वो कभी भी अपनी मांग का नाम किसी और से जुड़ने नहीं देख सकेगा। उन्होंने रूहान हदीद की बात सबको बता दी थी। वो महविश के 18 साल के होते ही निकाह करेगा। ये बात सुनकर सारे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन वही फायका और राइमा बेगम परेशान हो गई थी कि जब महविश को पता चलेगा तो वो क्या रिएक्शन होगा उसका। वो दोनों जानती थी कि वो राहान से चिढ़ती है। कल कितनी खुश थी वो, इसकी 18वीं बर्थडे थी, सबने उसे विश किया, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स थे। सबके साथ मिलकर उसने खूबसूरत दिन गुजारा था। राज, माँ और ताई उसके सब पर बम गिरा गई थी कि रोहान के साथ निकाह का। नहीं, कभी नहीं, मैं कभी उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। उसने मना किया था, कितना वावेला मचाया, रोटी खाने तक से बाइकआउट कर दिया, लेकिन दोनों औरतों ने उसकी एक न सुनी। माँ तो माँ, इस दफा तो ताई जान ने भी उसकी बात नहीं मानी, और वो तो ये भी कहकर गई कि रोहान को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। कितना दोगला इंसान है, सबके सामने अच्छा बनने के लिए सब कर रहा है, वरना वो तो जानती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, और पता नहीं एक है या ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब उसने रोहान के वॉलेट में कोई तस्वीर देखी थी तो वो लड़की, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। मैं जानती हुई शादी सिर्फ आप मुझे कैद करने के लिए कर रहे हैं रोहान भाई, लेकिन मैं भी देखूंगी कैसे सबको आपकी असलियत मैं दिखाती हूँ। वो पुरजोश होकर सोच रही थी। अब उसे बस कल का इंतजार था कि वो ऑफिस जाता और वो इसकी स्टडी में जाकर उस इंसान की असलियत घर वालों को दिखाती। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी और वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह उठकर उसने देखा तो बेड पर आड़ी दर्ची हो पड़ी थी और गर्दन एक तरफ सोकर वो अब दर्द करने लगी थी। उसे याद आया कि कल रात सोचते सोचते सो गई थी। उठी, फ्रेश हुई और मामूल की रूटीन के मुताबिक खाने की टेबल पर आ गई, जहाँ पर सब बैठे खाना खा रहे थे। उसने एक नज़र सबको देखा और फिर अमाद को, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने भी उसे स्माइल पास की और एक कुर्सी पर बैठ गई। रोहान जो उसे ही देख रहा था, उसकी इस हरकत पर बस गुस्सा जब्त करके रह गया और अपनी कुर्सी धकेल कर खड़े होते लंबे लंबे दाग पड़ते घर से बाहर निकल गया। सबने हैरान नजरों से उसे जाते देखा। वही महविश की खुशी देखने लायक थी। कैफ, तुम आज साइट पर चले जाना, वहां पर देखो कि क्या प्रोग्रेस है। और अमाद, तुम कारखाने का काम देख लेना, कुछ मशीनरी का मसला है। रोहान के बाबा ने सब लड़कों को काम बताया। जी ताया जी। मर्द हजरात सब अपने कामों को निकल के तो राइमा और फायका बेगम घर के कामों में लग गए। अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है, छुट्टियों के बाद पेपर स्टार्ट है तो कोई मुझे तंग ना करे। ये कहकर महविश वहां से उठ गई। रात डिनर के बाद उसने देखा कि आज रोहान ऑफिस से लेट था और अब वो 12 बजे ही आएगा, इसलिए उसने आसपास देखा। किसी को कोई ना पाकर वो आराम से रोहान की स्टडी में घुस गई। उसने एक नजर सारी स्टडी पर डाली। फल्ला, इतनी सारी बुक्स, मैं कैसे ढूंढूंगी किस बुक में है वो तस्वीर। एक काम करती हूँ, सब देखती हूँ, हो सकता है कि कोई और सबूत मिल जाए उनके करतूतों का। उसने एक एक करके सारे दराज गंगाल डाले, लेकिन उसे कुछ ना मिला।
कितना चालाक है, एक भी सबूत नहीं रखा उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं मैं। फिर उसने एक साइड से बुक को देखना शुरू किया। जैसे ही वो पलटी तो किसी से टकरा गई। उफ अल्लाह जी, रास्ते में कौन सा यजूज मजूज की दीवार बन गई है जिससे मैं टकरा गई। अपना माथा मसलते वो तकलीफ से बोली और सब ऊपर को उठाया, मगर अपने सामने रोहान हदीद को देखकर सांस रुक गई। वो सामने खड़े से खूनख्वार नजरों से देख रहा था। उसे याद आया कि वो तो उसी के स्टडी रूम में उसी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने आई थी, ताकि घर वालों को उसके काले कारनामे दिखाकर अपना निकाह रोक सके। लेकिन वो तो बुरी फंसी थी यहाँ आकर, क्योंकि हलाकू खान अचानक से नाजिल हो गया था। आज उसकी मौत पक्की थी। मेरे प्राइवेट स्टडी रूम में क्या कर रही हो तुम? रोहान के दांत पीसने पर वो बुरी तरह घबराई। वो मैं यहाँ रोहान भाई चाय बनाने आई थी। मतलब? चाय देने आई थी, उसने बहाना किया। रोहान ने भवे उचकाकर उसे देखा। अच्छा, तो फिर कहाँ है चाय? रोहान के सवाल पर वो घबराई और बाहर भागने लगी। जब रोहान ने फौरन उसका बाजू दबोचकर उसे सामने किया। भागकर कहाँ जा रही हो? उसे महविश की आंखों में देखते हुए कहा। चाय, चाय लेने के लिए, आपके लिए जो बनाई है वही लेने जा रही थी। उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा। अच्छा, लेकिन मैं तो घर था ही नहीं। फिर तुम्हें क्या इल्म हुआ कि मैं अपने स्टडी रूम में आना है, जो तुम पहले से ही यहाँ आ गई थी चाय का पूछने? उसने आईब्रो उठाकर उससे पूछा। अब क्या जवाब देती? बस खुद को उस जल्लाद की गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी। प्लीज रोहान भाई, छोड़े मुझे। वो मासूम शक्ल बनाकर रोने वाली हो गई थी। क्यों छोड़ दूं? पहले जो पूछा ना उसका जवाब दो। क्यों आई हो यहाँ? और शायद तुम भूल गई हो कि हमारा निकाह होने वाला है, तो भाई कहना ना अब छोड़ दो। रोहन ने उसके बालों की लट को कान के पीछे रिसते हुए कहा। मैं भी उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करके अपनी सांस तक रोक गई। नजर उठाकर रोहान को देखा जो उसकी तरफ ही देख रहा था। महविश ने एक नजर उसे देखने के बाद नजरें झुका ली थी और उसे पीछे धकेलकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो रोहान की गिरफ्त में थी। रोहान ने खींचकर उसे दीवार की तरफ धकेला और उसके सामने खड़े होकर उसकी फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। दीवार के साथ लगने से उसकी कमर पर दर्द की एक हल्की सी लहर उठी, जिससे उसकी आंख में आंसू चमकने लगे। लेकिन महविश ने अपने आंसुओं पर जब्त करके खुद को रोने से रोका। मैं यहाँ कुछ भी करने नहीं आई थी, मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाने दे। उसने अपने लहजे को मजबूत करके कहा कि सामने वाला कुछ ज्यादा ही शेर बन रहा था। अच्छा, लेकिन मेरी स्टडी की हालत तो कुछ और ही बता रही है। उसने एक नजर स्टडी पर डाली, जहाँ हर चीज अपनी जगह से हटी हुई थी। वो मैं तो उसे घबराते हुए खुद की अकल पर मातम किया। अब सिर्फ सच बोलना, वरना मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा, समझी? उसने सख्ती से कहा कि बिल्ली जल्दी से थैले से बाहर आए, जिसके आने के चांसेस नजर ही नहीं आ रहे थे। क्यों? क्यों क्यों हशर बिगाड़ेंगे आप मेरा? हाथ तो दिखा कर दिखाए, फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैं आपके यहाँ काली करतूतों के सबूत देने आई थी, ताकि घर वालों को ना मैं दिखा सकूं कि आप कितने घटिया इंसान हैं। मुझसे शादी सिर्फ आप बदला लेने के लिए ही कर रहे हैं, वरना घर के बाहर तो आप कुछ और ही हैं और घर के अंदर कुछ और। अब मैं जानती हूँ, आपने अपनी महबूबा की तस्वीरें अपनी किताबों में छुपा कर रखी है, मैं वही लेने आई थी। और अपने आने का मकसद बयान करने लगी, बगैर रोहान हदीद की आंखों में देखे जो सुर्ख अंगारा होती लहू टपकाने के करीब करीब थी। उसकी दहाड़ पर वो खामोश हो गई। बस। उसने गुस्से से उस पर हाथ उठाया, लेकिन फिर मुट्ठी बंद करके उसका सामने दीवार पर दे मारा। वेरिज ने खौफ से उसकी आंखों में देखा जो खून झलका रही थी, और फिर अपनी बेवकूफी पर रोना आया कि क्या बोल गई है। अब इसकी लाश ही यहाँ से निकलने वाली थी। बस आंसू बेख्तियार होकर उसकी आंखों से बहने लगे। रोहान ने उसका बाजू दबोचकर उसे अपने बिल्कुल करीब किया और फनकारते हुए बोला। महविश बीबी, अभी तुमने मेरा घटियापन देखा ही कहा है, और मेरी महबूबा की ना फिक्र छोड़ दो। तो पहले अपनी खैर मनाओ, क्योंकि क्या हाल होगा अब तुम्हारा। निकाह ही नहीं, रुखसती की भी तैयारी करो, और अपने अल्फाज याद रखना। तुम पहले से ही बदला ले लो, फिर अपनी महबूबा से शादी भी जरूर करूंगा। और ये भी याद रखना कि अगर मैंने तुम्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं भी रोहान हदीद नहीं। और अगर तुमने आज जो हुआ किसी को बताने की कोशिश की, तो याद रखना, तुम्हारी सांसें खींचने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, समझी तुम? उसे बोलते ना देख, रोहान ने एक मर्तबा फिर चीख कर पूछा। समझ आ रही है या नहीं क्या कह रहा हूं मैं?
उसे दीवार पर दोबारा हाथ मारा। जी, किसी को नहीं बताऊंगी, उसने सिसकते हुए कहा। गुड, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। उसने बोलकर महविश को दरवाजे की तरफ धकेला और सीधा जमीन पर हो जा गिरा। अगर अपनी खैर चाहती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो जो ये 2-4 दिन सुकून के है ना तुमसे, वो भी छीन लूंगा। वो महविश बमुश्किल वहां से निकल कर बाहर भागी। गिरने की वजह से उसके हाथों की हथेलियां और पाँव छिल गए थे, लेकिन खौफ इतना था कि बगैर पीछे मुड़े वो निकलती चली गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और वहीं जमीन पर गिरकर आंसू बहाने लगी। रोहान ने आज तक उस पर जितना भी गुस्सा किया था, लेकिन ऐसे कभी नहीं किया था। उसकी आंखों में जो वहशत थी, महविश सोचते ही घबरा गई। रोहान का गुस्सा देखकर वो अंदर तक लर्ज गई थी और उसे उस गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। काश वो रोहान की स्टडी में ही ना जाती, काश वो कोई और तरीका ढूंढती मना करने के लिए। लेकिन अब तो रोहान का खौफ इतना था कि अब वो मुंह खोले पहले भी सोचती। अगर वो किसी को बताती तो रोहान उसका हशर बिगाड़ देता। वो जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा। वो जितनी भी मुंह फट थी, लेकिन अंदर से छोटे से दिल की मालिक थी, जो किसी की सख्ती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और आज तो रोहान ने उस पर हाथ भी उठाया था। अगर मार देता तो? रोहान के गुस्से के बारे में सोच सोच कर वो खौफ में मुब्तला हो गई थी और उस खौफ का नतीजा ये निकला कि 4 दिन तक वो बुखार में मुब्तला होकर अपनी होशो हवास दिलवा बैठी थी। महविश, कहाँ हो? तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। अमाद ने दरवाजा बजाकर पूछा। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर दोबारा दरवाजा बजा, फिर जवाब नदारद रहा। अमाद के माथे पर बल पड़े। वो हैरत से दरवाजा बजाने लगा। उसने अचानक लॉक तोड़कर दरवाजा खोला तो सामने कलीन पर महविश गिरी हुई थी। वो जल्दी से दौड़ता उसके करीब और उसे उठाकर बेड पर डाला। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सबको आवाजें देना शुरू कर दी। मामी, चची जान आए, देखिए महविश को क्या हो गया है। उसने लम्हा भर में घर वालों को सर पे उठा लिया। सब भागे भागे वहां चले आए और महविश को उठाने लगे। वो नीम को नूदकी में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मामा, डॉक्टर को कॉल कर दिया है, अभी आती ही होगी। महविश को बुखार चढ़ गया। क्या कोई बात हुई है घर में? वो नाजुक दिल है, बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या रोहान भाई ने डांटा है? वो जानता था सबसे ज्यादा उसे रोहान हदीद डांटा करता था, जिसकी वजह से उसने पूछा। वो कमरे में सो रहा है, रोहान से शादी नहीं ना करना चाहती, शायद इसी वजह से। उसकी माँ ने माथे पर हाथ रखकर बताया। इमाद का दिमाग घूमने लगा। इमाद का तो मानो सर ही चकरा गया। क्या रोहान भाई से शादी? महविश बहुत छोटी है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसने सख्ती से पूछा। कि हम सबका फैसला है और रोहान को कोई इतराज भी नहीं है। उसकी माँ ने हैरत से पूछा। मुझे है, महविश को है? उसने महविश पर निगाहें डालकर कहा तो उसकी माँ उसे हैरत से तकने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मत? उसका बचपन से रिश्ता रोहान के साथ था और तुम? राइमा बेगम ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। महविश के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा मैं। अमाद के सर पर कोई भूत सवार हो गया था। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर देखो डॉक्टर आई है कि नहीं। राइमा बेगम ने अमाद को डांटते हुए बाहर भेजा, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो महविश और रोहान की मंगनी तोड़ दे और ये रिश्ता बिल्कुल जड़ से खत्म कर दे। वो गुस्से से बाहर निकल गया। राइमा बेगम ने उसे घूरा और महविश की जाने मुतवज्जा हो गई। वो बेहोश पड़ी हुई थी। जब डॉक्टर आई तो अचानक रोहान को कुछ महसूस हुआ। वो देखने के लिए कमरे से बाहर निकल कर आया। महविश के कमरे की लाइट्स ऑन थी और दरवाजा भी खुला हुआ था और अमाद उसी के कमरे की तरफ जा रहा था। रोहान के माथे पर बल पड़ गए। वो सीधा महविश के कमरे में पहुंचा। उसे डांटने के लिए गया था, लेकिन वहां का मंजर देखकर वो हैरत से कदम अंदर की जाने बढ़ा गया। चाची जान, सब खैरियत है ना? महविश को क्या हुआ है? उसे हैरानी से पूछा, जैसे कुछ वक्त पहले कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं कैसे हुआ। अमाद ने दरवाजा बजाया। महविश ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने लॉक तोड़ दिया और जब अंदर आया तो देखा महविश कलीन पर पड़ी हुई थी। फाइका बेगम ने उसे तफसील बताई जो इन्हें अमाद ने बताई थी। वो सर पर हाथ फेरने लगा। डॉक्टर तेजी से अंदर आए। क्या हुआ है? उनकी फैमिली डॉक्टर थी, उनका चेकअप करने लगी। वहान माथे पर बल डाले और लब पीछे खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था। उसे डॉक्टर की जानिब देखा। वो खड़ी हो रही थी। किस बात का गहरा सदमा लिया है लगता। रेस्ट करने दे, फिलहाल इसे, सुबह तक ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने बताया और फिर पर्चा थमाकर चली गई। उसे अचानक गुस्सा आया खुद पर। कितना सख्त होने की उसे क्या जरूरत थी?
मैं महविश के साथ हूँ, आप सब जाएं। एक एक करके उसके कमरे में कोई न रहा था। जब उसकी माँ ने कहा तो सब गर्दन हिलाकर चले गए और आखिर में जाने वाला रोहान हदीद था। उसकी निगाह महविश को मजीद देखना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ। उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए और स्टडी का रुख किया और वहीं किताब का किताब निकालकर तस्वीर देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी झलक रही थी जिस पर वो इल्जाम लगा रही थी। अगर वो जान जाती वो कौन है तो रोहान का दिल भारी होने लगा। वो किताब बंद करके उठ खड़ा हुआ। रात सब बहुत मुश्किल से सोए थे। सुबह महविश जागी तो साथ माँ को देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने उठते हुए पूछा। कल रात क्या हुआ था? मेरी बच्ची ने किसी चीज का सदमा लिया था। उन्होंने प्यार से पुचकारते हुए पूछा तो उन्हें देखने लगी। अम्मी वो उसे कहने के लिए लब वाक़ कि दरवाजा बजने लगा। अमाद इजाजत लेकर अंदर आया। महविश तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम रोहान भाई से शादी करना चाहती हो? उसने सख्ती से अपना सवाल पूछा। क्या हुआ? वह हैरत से माँ को देखने लगी। अगर तुम्हें रोहान भाई नहीं पसंद, निकाह से इनकार कर दो, मैं तुमसे करूंगा निकाह। वो अभी आगे कुछ कहता इससे पहले रोहान का मुक्का उसकी नाप पर आकर लगा और वो लड़खड़ा कर दूर हुआ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी मंगेतर से इस किस्म का सवाल करने की? वो मेरी है और मेरी ही बीवी बनेगी। उसने सख्ती से कहा कि महविश भी लड़ कर रह गई। उसकी माँ सारा तमाशा देख रही थी। कब से महविश को पसंद करते आ रहे हो? फाइका बेगम ने सीधा सवाल पूछा। महविश ने हैरत और जबकि रोहान ने गुस्से से उसे देखा। कुछ सालों से। उसने एतराफ करते गर्दन झुका दी। महविश का मुंह खुल गया। उसे कजन समझती थी और सबसे क्लोज वही था उसके, और वो उसके जज्बात रखने लगा था। रोहान के नाम से मंसूब है महविश। शुरू से इसके दादा ने ही रिश्ता किया है। मैं तो क्या, किसी की हिम्मत नहीं है रिश्ता खत्म कर सके। महविश भी नहीं। उन्होंने दो टोक लहजे में ऐलान किया। लेकिन महविश को हक है, वो इनकार कर सकती है। हमारा मजहब इख्तियार देता है। उसने अचानक गुस्से से कहा। महविश रोहान को देखने लगी जिसके गुस्से से मुट्ठियां बिंची हुई थी। तो किसी भी वक्त उसे मारने से गुरेज भी नहीं करेगा। अमाद भाई प्लीज अब जाए अभी। महविश ने फौरन से उसे बाहर भेजना चाहा। चुप। महविश के पेपर के फौरन बाद हमारा निकाह होगा। बहुत सुन ली इसकी बकवास और बहुत कर लिया इंतजार। ऐसा न हो कि मैं महविश के साथ निकाह करते रुखसती भी करवा लूं। उसकी बात सुनकर महविश ने नफी में सर हिलाया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अचानक अमाद की बात पर रूहान दहाड़ा। मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। आइंदा अपनी होने वाली बीवी के कमरे में मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। रूहान की बात सुनकर अमाद वहां से गुस्से से निकल गया जबकि महविश सिसकी बढ़ते उसको देख रही थी। उसकी माँ ने महविश को गले से लगाया हुआ था। चची जान, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र बाकी घर वालों से मत कीजिएगा। बिला वजह घर में तनाव पैदा होगा। उसकी बात सुनकर फाइका बेगम ने इस बात में सर हिला दिया और महविश को उठाने लगी। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ और फिर दवा खाकर आराम करना। अगले हफ्ते से तुम्हारे पेपर्स हैं। उन्होंने कहते हुए बाहर का रास्ता नापा। रोहान उसे एक नजर देखकर जाने लगा। महविश ने उन्हें रोका। आपकी वजह से देखे मैं किस हाल में पहुंच गई, लेकिन आपको तो अपनी मनमानी करनी है। आप मुझे कब्र में उतार कर ही सुकून लेंगे ना? उसकी बात सुनकर रोहान ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। इससे बगैर महविश की जानिब देखे वो दरवाजे से निकलता चला गया। उसकी मामा ने उसको नाश्ता करवाया अपने हाथ से और फिर दवा दी। वो बाहर जाने की जिद कर रही थी लेकिन उन्होंने उसे आराम करने का मशवरा दिया और लेटा दिया। वो सोचने लगी कि रोहान हदीद से निकाह के बाद क्या होगा। वो अभी से उस पर इतना हुक्म चलाता है। दिन तेजी से और बेकैब से गुजर रहे थे। महविश के पेपर्स भी स्टार्ट हो गए थे और वो पूरी तरह से पढ़ाई में मसरूफ थी। उसके इंटर के एग्जाम्स हो रहे थे। आखिर पेपर वाले दिन जब वो घर आई तो ताई जान, उसकी माँ, महविश के लिए निकाह का जोड़ा तैयार करवा रही थी जो कि एक बहुत बड़े डिजाइनर से तैयार करवाया गया था। महविश गुस्से से उस निकाह के जोड़े को देखने लगी। उसका दिल उस निकाह के जोड़े को देख लेने के बाद बहुत बुरा हो गया था, इसलिए वो कमरे में आकर बंद हो गई। रात खाने के वक्त भी उसने तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर कमरे से ही रहना पसंद किया। रोहन सब समझ रहा था लेकिन अभी उस पर इख्तियार नहीं था, वरना कमरे में जाकर जाकर पहुंचता।
निकाह के लिए जुमा का दिन रखा गया था, जो कि जुमे के बाद बिल्कुल सादगी से गवाहों की मौजूदगी में होना था। सादगी के बावजूद भी जुमे का दिन काफी गहमा गहमी का था, जो कि इन घर में देखी जा सकती थी। महविश के लिए फाइका बेगम ने एक सफेद रंग की फ्रॉक बिल्कुल सादा सी सिलवा दी थी। उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसके लिए एक नया जोड़ा तैयार किया गया था। रोहान के लिए सफेद रंग का कुर्ता पजामा बनवाया गया था। निकाह से कुछ देर पहले रोहान महविश के कमरे की जाने पा रहा था। उसे सफेद चादर में लेटे खिड़की से बाहर भागते देख रोहन के माथे पर हजार बल पड़ गए। वो एक ही चीज में उस तक पहुंचा और उसका बाजू थाम कर अपने सामने ला खड़ा किया, जो कि खिड़की से कूदने वाली थी। अचानक झटके से लड़ कर रुक गई। क्या कर रही थी तो? वो गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए पूछ रहा था। मुझे आपसे निकाह नहीं करना, इसलिए मैं भाग रही थी यहाँ से। वो भी संजीदगी से बोली। क्या तुम भाग रही थी यहाँ से? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही थी? रोहान ने उसके दोनों बाजुओं को थाम कर झंझोर डाला। हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही थी। मुझे आपसे निकाह नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ, ताकि मैं जब होंगी ही नहीं तो निकाह किससे होगा आपका? उसने सख्ती से कहा। और रोहान को अपना शौहर तस्लीम करने के हक में ही नहीं थी। तुम जानती भी हो कि तुम्हारे बाबा को कितना सदमा पहुंचेगा। उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। तुम अपने बाबा की जान लेना चाहती हो? तुम्हारे मामा बाबा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर किसी को हमने इनवाइट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं जानता कि हमारा आज निकाह है। सबको ये बात पता है कि आज हमारा निकाह है। और तुम कह रही हो कि तुम यहाँ से भाग रही हो, अपने अम्मा अब्बा के सर पर खाक डाल रही हो। होश में आओ महविश, क्या कर रही हो तुम? उसने महविश को दबोचते हुए शदीद गुस्से में कहा। लेकिन मेरे बाबा समझदार है, वो जानते हैं मैं गुस्से और जिद में आकर कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा बाबा को कुछ नहीं होगा। वो आंखों में आंसू लिए उसकी जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखते खुद बता रही थी। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। लोग बातें बनाएंगे कि उनकी बेटी भाग गई। वो अच्छे माँ बाप नहीं है। मैं सख्ती न करूं तो क्या करूं? तुमने अपनी हरकतें देखी। निकाह तो आज ही होगा। अभी खुद से बाहर आ जाओ, वरना मैं घसीट कर ले जाऊंगा। महविश, मैं सच्ची कह रहा हूं, अगर तुम ना मानी तो रुखसती भी करवा लूंगा। वो अपने तरीके से समझाकर उससे लंबे लंबे डग बढ़कर उसके सामने से चलता बना। महविश ने पुरसोज नजरों से उसे जाते देखा, फिर गहरी सांस देकर बेड पर पड़े अपने कपड़े ज्वेलरी वगैरह को देखने लगी। उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में बंद हो गई। अब वो निकाह के लिए तैयार हो रही थी। 2 बजे के करीब उन दोनों का निकाह हो गया। फायका बेगम ने सफेद रंग के जोड़े पर मेहरून रंग का दुपट्टा उसे सर का तक दिया हुआ था। हल्के से मेकअप और ज्वेलरी ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। रोहान हदीब ने जब उसे अपने सामने देखा तो मबहूत रह गया। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, लेकिन चेहरे पर दुनिया जहान की बेजारी सजाई हुई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने रूम में जाकर चेंज करके बाहर आ चुके थे। मेरा बच्चा, आज बहुत ज्यादा खुश कर दिया आपने। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मुझे यकीन है रोहान हदीद आपको बहुत खुश रखेगा। उनकी बात सुनकर महविश ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप बैठी अपने हाथों को देखती रही। रोहान की नजरें उसी की जानिब उठी हुई थी, लेकिन वो उसकी जानिब निकाह के वक्त अब तक से देख ही नहीं पाई थी। उसकी नफरत इस रिश्ते से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रोहन जानता था कि उस रिश्ते को इतनी आसानी से कबूल नहीं कर पाएगी, और अगर कोई उल्टी हरकत करके उसे गुस्सा न दिलाए तो ये तो रिश्ता बहुत अच्छा चल सकता था। रोहान वहां से उठकर कमरे की जाने चला गया और सही बात चुभ रही थी। अमाद ने उनके निकाह में शिरकत नहीं की थी। वो लब भींच कर बस सोचने लगा, आखिर इसमें क्या करे। वो कितने धड़ल्ले से उसकी माँ को अपनी बीवी बनाने की बात कर रहा था। वो लब भींचे सोने के लिए लेट गया। उससे अभी तक महविश से कोई बात नहीं की थी, और निकाह के बाद से महविश ने भी उसकी जानिब देखना तक छोड़ दिया था। रात डिनर करके वो कमरे में आई। उसके पाँव में अचानक से कोई चीज टकराई और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसके पाँव से तेजी से खून निकल रहा था। मुमाद उसके कमरे के पास से गुजर रहा था। उसे कराहते हुए देखकर फौरन से आगे आया और उसका हाथ थाम कर उठाने लगा। उसके गिर्द बाजू डालकर उसे बेड पर बैठाया। रुको, मैं बैंडेज करता हूँ। उसके पाँव पर पिन चुभ गई थी और कट गहरा नहीं था, बस बैंडेज से ठीक हो जाता। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आया और घुटनों के बल उसके सामने बैठकर उसका पाँव अपने पाँव पर रखे
जख्म साफ करता, उसके कट पर मरहम लगाने लगा। रोहान हदीद उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और सामने का मंजर देखकर लब पीछे गुस्से से उसकी जाने पड़ा। मेरी बीवी को छूने की हिम्मत कैसी हो तुम्हारी? वो गुस्से से फनकार कर पूछने लगा कि महविश की सांस रुक गई। मैं छू नहीं रहा, मरहम लगा रहा हूँ, चोट लगी थी उसे। अबाद ने गुस्से से जवाब दिया। उसकी ही कजन थी, अब वो इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता था। तुम मुझे आकर बता सकते थे, और अगर आइंदा तुमने इसे छूने की हिम्मत की ना तो जिंदा नहीं रहोगे अमाद। उसने गुस्से से कहा। वो तन फन करते वहां से चला गया, जबकि महविश खौफजदा नजरों से इसे देखने लगी। तुम्हें बहुत शौक है ना, गैर मर्द तुम्हें? वो लग पीछ कर उसे देखने लगा। इतना ही शौक है मुझे, मुझसे हक मांगो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसने महविश को कंधे से थाम कर उसे कहा। उसे यूं महसूस हुआ उसकी उंगलियां महविश के कंधे में धंस जाएंगी। अब जाए यहाँ से, उसे रोती हुई आवाज में कहा। मैं जाऊं यहाँ से और तुम अमाद से पाँव के जख्म साफ करवाओ, और मुझे मुझे कहती हो जाओ? मैं क्या हूं तुम्हें? हाथ तुम्हारा? डैम इट। महविश को समझ ना आया उसे गुस्सा क्यों आ जाता था। महविश को देखकर क्या थी वो उसके गुस्से को बस बर्दाश्त करने वाली। मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो खड़ी होती दहाड़ी, उसके पाँव पर जोर पड़ा, वो लब पीट गई। तलाक? मैं तुम्हें आज बताता हूँ मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। उसने महविश की कलाई थामी। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? छोड़े मुझे। वो सहमी हुई आवाज में पूछने लगी। रोहान ने नफी में सर हिलाते उसकी पाँव की जाने देखा। इससे पहले कि वो उसे गोद में उठाता, महविश चकरा कर गिरने लगी थी। महविश रोहान ने उसे बाजुओं के हाले में भरकर गिरने से बचाया। मेरे सामने बस बेहोश होना आता है। उसे गुस्से से महविश को देख कर कहा। उसे लिए बेडरूम में चला गया। किसी को खबर भी नहीं थी कि वो आज महविश के साथ क्या करने वाला था। उसे अपने मुताबिक उसकी रुखसती करवाना चाहता था। उसकी इजाजत के बगैर वो कमरे में ले आया, उसे बेड पर डालकर उसके उठने का इंतजार करने लगा था। आज मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा महविश कि तुम मेरी बीवी हो, बचपन से मेरे नाम से मंसूब हो, और अब मेरी बीवी हो। हमारे दरमियान ना ही अमाद आ सकता है और ना ही मैं तुम्हारी नफरत को हमारे दरमियान आने दूंगा। वो देखते हुए इसके उठने का इंतजार करते सोचे जा रहा था। वो होशो हवास से बेगाना जानती नहीं थी कि उठने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। अगर मालूम होता तो वो कभी ना उठती। उसे बेहोश हुए काफी वक्त हो गया था। रोहान की अब हिम्मत जवाब दे गई थी। रात के 1 बजे का वक्त था। वो उठा और महविश की सराहने बैठकर उसे अजीब नजरों से देखने लगा। अचानक किसी की नजरों की तपिश महसूस करके महविश की आंखें खुली, और आंखें खुली ही रह गई। वो इस वक्त रोहान हदीद के रूम में थी। क्यों थी? वो सटपटा कर उठ बैठी। रोहान भी सीधा होकर उठा। उसने सुर्ख नींद से भरी आंखों से महविश की जाने देखा तो वो घबरा कर उसे देख रही थी। मैं यहाँ? वो सवाल करती उठने लगी जब रोहान ने उसे वापस बेड पर डाल दिया। अब यही तुम्हारा कमरा महविश, बहुत हो गया बचपना, और बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा जिद्दी लहजा। उसने धीमी मगर सर्द आवाज में कहा तो महविश की हैरत से आंखें फटने को थी। मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती। उसने उठते हुए वही लहजा अपनाया जो उसके किरदार का अक्स था। ये निकाह मजाक है या मैं मजाक हूं? क्या तुम अमाद को पसंद करती हो? बाई कहती हो उसके साथ तुम मेरे निकाह में हो महविश? उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। मैं अमाद भाई को भाई समझती हूँ। वो हिचकियां लेकर रोने लगे। रोहान उठा और उसके पाँव से पट्टी उतारती उसके जख्म पर मरहम लगाकर नई पट्टी लगाई। वो इसका गुस्सा समझने से कासिर थी। तुम आज रात यही रहोगी ताकि गलती करने की सजा जान सको। उसकी सर लहजे पर महविश ने हैरत से उसकी जाने देखा। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, घर में सब क्या सोचेंगे? वो रोती हुई पूछने लगी। ये कि हम रात बहुत अच्छी गुजार चुके हैं। उसने आंख दबाते हुए कहा तो महविश का दिमाग घूम गया। आप ऐसे कुछ नहीं करेंगे? उसे उठते हुए कहा। क्यों? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे हक देने में क्या मसला है? कुछ बात है जो तुम में? वो गुस्से से उसकी जानिब देखते पूछता अमाद वाली गलतफहमी का शिकार हो चुका था। आप मेरा यकीन करें, मुझे जाने दे। वो रोती हुई दरवाजे की तरफ भागने लगी जब रोहान ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? बताओ, मुझे शौहर मानती हो? उसके जहन में न जाने क्या भूत सवार हो गया था। निकाह में हूं मैं आपके, कैसे नहीं मानूंगी? वो रोती हुई अपना हाथ उससे छुड़ा रही थी। फिर मुझे मेरा हक दो।
उसने महविश का बाजू छोड़ते हुए कहा तो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करे। प्लीज़ मैं अभी छोटी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। आप मुझे किसी गलती की सज़ा दे रहे हैं क्या? वो सिसकी भरते हुए रुआरों की तार रोती उससे पूछ रही थी। बस हाथ जोड़ने की कमी रह गई थी। रोहान ने सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके पास ज़मीन पर बैठा। अगर तुम मेरी बात मान जाया करो तो मैं ऐसा ना करूँ। महविश, मैं भी अच्छा शौहर बनना चाहता हूँ। उसने नरमी से कहा। महविश ने उसे सख्त नजरों से देखा, जैसे कह रही हो कि तुम ऐसे नहीं बन सकते। ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। वो खामोश नजरों से उसे देखे क्या, फिर हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से पीछे हो गई। रोहान ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली थी। मैं नहीं चाहता तुम किसी दूसरे के लिए मुझे धोखा दो। वो अचानक एक हारा हुआ जवारी लगने लगा था। उसके पास जमीन पर बैठा महविश ने उठ जाना बेहतर समझा। मुझे जाना है। उससे डर रही थी। रोहान ने उसे जाने का इशारा किया। वो चली गई। यूं लग रहा था जैसे उसके कैद से रहाई पा ली हो। लेकिन रोहान, उसका क्या? वो बैठा नम आंखों से बेड को देख रहा था जहां महविश का दुपट्टा पड़ा था। वो लब भींच कर उठ गया। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, तुम मेरी हो। उसे सुर्ख आंखों से दुपट्टा देखते हुए कहा, यूं जैसे उसके दिल पर बहुत बोझ हो और गहरे राजे दिल के साथ दफन हो। वो बेसत सा सोने के लिए लेट गया और आंखें बंद कर ली। माजी उसकी आंखों के सामने झिलमिलाने लगा। उसके बाबा और मामा की शादी पसंद से हुई थी। वो बाहर की पढ़ी लिखी और लिबरल खातून थी, जबकि उसके बाबा अपने घर वालों को के ऊपर जान देने वाले। ऐसा नहीं था कि शादी करके उन्होंने अपनी बीवी को बिल्कुल छोड़ दिया था। वो उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते, उनकी दिलजोई करते। दादा जान से उसकी मम्मा की लड़ाई ही रहती थी। शादी के 2 साल बाद आहत पैदा हुआ, फिर उसके 2 साल बाद रोहान। दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। दोनों बड़े थे। दादा जान दोनों पर जान छिड़कते थे। तीनों बहुएं एक के बाद एक करके इस घर में आ गए। रायबा बेगम और फायका बेगम उनके मामले में बिल्कुल टांग नहीं उड़ाती थी कि वो अलग मिजाज के हैं, खुद देख लेंगी। इन दोनों बच्चों को भी ज्यादातर वही अपने पास रखती थी। रोहान नम आंखों से अपनी माँ के प्यार के लिए तड़प जाता। वो संजीदा और कम गो था और उसकी खासियत कब देश में बदली किसी को अंदाजा ना हुआ। उसकी माँ ने अचानक तलाक का फैसला कर लिया। उसके बाबा ने कितनी मिन्नत समाजत की, उनसे मोहब्बत करते हैं, मत छोड़े मत जाए। रोहान देखता रहा वो किस तरह उनके सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। हाथ उनसे नफरत करता था, लेकिन रोहान कभी ऐसा ना कर पाया। उसने हमेशा माँ से मोहब्बत की थी और वो भी उनके पीछे पीछे भागा, गले लगाने की जिद की। उसकी माँ ने उसे दूर से ही झटक दिया। वो किसी और के साथ चली गई। राइमा बेगम अपने छोटे बच्चे के साथ इन दो को भी संभालती रही। उन्होंने अपने बच्चों और अपनी जेठानी के बच्चों में कोई कमी ना आने दी। उसके बाबा ने दोनों बेटों को खुद पालने का फैसला कर लिया। दादाजान ने दूसरी शादी का कहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्होंने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली है। अगर वो किसी को अपनाएंगे तो उससे मोहब्बत नहीं होगी, बस रिश्ता होगा, और वो किसी की हक तलफी नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए रोहान हमेशा उनकी बात सुनता था। आहत पढ़ने बाहर चला गया। वो मजबूत था। उसने अपनी माँ के जाने का रंज ज्यादा ना लिया। रोहान जब 8 साल का हुआ, महविश ने इस घर में आग खोली। सब इतने खुश थे कि आहत नहीं। यूं लगता था कि कोई आसमान से परी उनके घर आ उतरी हो। महविश के बाबा तो रोने लगे थे। उन सबको बेटी की बहुत चाह थी और उनके घर में 4 बेटे थे। महविश की हैसियत वक्त के साथ बढ़ती गई। वो धोतिया रंगत और प्यारी सी बच्ची हर किसी की आंख का तारा बन गई। रोहान स्कूल में था जब वो चल कर उसके पास आती और उसके नोट्स फाड़ देती। वो गुस्से से उसे दूर करता। वो इतनी मोहब्बत से बनाए गए नोट्स को 2 कोड़ी का कर देता था। वो गुस्से से कुछ कहने की कोशिश करता। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो ऊंची आवाज से रोने लगती और फिर घर वालों को कहती कि रोहान भाई ने मारा है। वो हैरत से उसकी ओवर एक्टिंग देखकर रह जाता। सब समझ जाते कि रोहान ने बस घूरा होगा और महविश ने उस पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन महविश को दिखाने के लिए वो झूठ का रोहान को मारते और सब उसके लिए खेल बनता गया। वो बचपन से जानबूझकर उसे तंग करती, उसको देखने पर रोने लगती। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जब रोती थी तो गला फाड़ फाड़ के रोती थी। रोहान भी हैरान रह जाता। दादाजान की जब आखिरी सांसें बाकी थी, उन्होंने रोहान से उसका रिश्ता करने का कहा। सब मान गए। दादाजान उसका रिश्ता तय करके चले गए, जिससे महविश बेखबर थी।
बच्चों में बस रोहान ही जानता था कि महविश उसकी है। एक दिन अचानक उसकी माँ ने रोहान को साथ ले जाने की दरख्वास्त की। रोहान तैयार नहीं था। उसकी माँ ने फौरन रोककर दरख्वास्त की। वो मना ना कर सका और बाबा की इजाज़त से उनके पास कनाडा चला आया। लेकिन वहाँ आने के बाद उस पर जैसे बिजली आसमान से गिरी, क्योंकि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। वो उसे और आहत को साथ रखना चाहती थी। उनकी दूसरी शादी से औलाद ना हुई थी और एक हफ्ता उनके साथ रहा। उसे मालूम हुआ कि उसके बाबा से शादी के बाद उनका कज़न उन्हें पसंद करने लगा था। वो बताता था उन्हें कितना खुश रख सकता है। उन्होंने अपनी खुशी को नज़रअंदाज किया और उस खुशी के पीछे भागने लगी जो कभी उनकी थी ही नहीं। उनके कज़न ने शादी की और फिर हर बार प्रेगनेंसी पर अबॉर्शन करवा देता कि इतनी बीमार हुई कि उन्हें बीमारियां लगने लगी। और फिर वो एक दिन मालूम हुआ कि वो कैंसर की मरीज़ा है। वो इन दिनों को याद करती थी जब वो उसके बाबा के साथ हुआ करती थी। उन सबको मिस करती थी। रोहान ने बताया कि उसकी मंगनी महविश से हो गई है, जिस पर उसकी माँ ने कहा कि वो महविश के मामले में अच्छा रहे और अगर कभी देखे महविश उसकी माँ की तरह बनने लगी है, उसे ज़रूर रोके और पास रखे। वो ये बताना भूल गई कि किस तरह रखे। रोहान और उनका साथ बहुत थोड़ा रहा, लेकिन रोहान उनके साथ से कभी निकल ना पाया। उसके पास अपनी माँ की वही तस्वीर थी जब वो अस्पताल में रोहान की किसी बात पर हंस रही थी। रोहान गुस्सा हो रहा था। उसने मोबाइल से निकाल कर वो रख ली और एक दिन किसी किताब के पढ़ते हुए उसी में रख दी। उसकी उनकी याद आती तो इन्हें किताब में देख लेता। इन सब का असर रोहान पर बहुत बुरा हुआ था। वो अब समझने की हालत में नहीं था। उसे बस लगता था कि महविश भी उसे उसकी माँ की तरह छोड़ जाएगी, अमाद के साथ चली जाएगी। उसके दिमाग में गलत तरह से उसका स्केच बना लिया था। बचपन का ट्रॉमा था और रोहान को मालूम तक ना था कि वो महविश के साथ क्या कर रहा है। महविश उसके लिए सांसों की तरह अहम थी, बस उसे बताने का तरीका बहुत गलत था। सुबह जब फाइका बेगम महविश को जगाने आई तो वो कमरे में सोई हुई थी। उन्होंने मोहब्बत से उसके माथे पर बाल हटाए। उन्हें मालूम हुआ कि वो बुखार में तप रही है। वो तेजी से बाहर की तरफ भागी। डॉक्टर को कॉल करो रेहान, महविश को बहुत तेज बुखार है। रोहन हैरान हुआ, फिर कॉल मिलाने लगा। डॉक्टर एक बार फिर घर मौजूद थी। उनको किस चीज का खौफ है? कोई ऐसी बात होती है घर में जिसकी वजह से ये परेशान है? आप लोग क्यों दुश्मन बने हुए हैं इनके? डॉक्टर ने अचानक से डांटना शुरू कर दिया तो सभी हैरान हो गए। वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी माँ सफाई देने लगी, जहनी दबाव का शिकार है। डॉक्टर ने नफी में सर लाया। डॉक्टर चली गई थी और राइमा बेगम परेशान हो गई थी। आखिर बार बार बुखार की वजह क्या थी? दोबारा सो गई है क्या? राइमा बेगम ने फायका से पूछा। जी भाभी, दवा खिलाकर आई थी मैं, थोड़ी देर बाद ही सो गई। पता नहीं एकदम से कैसे तबीयत खराब हो गई। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी और परेशानी से गोया हुई। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। मौसमी बुखार होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और मेडिसिन भी दी। बस इसे वक्त पर दवा देनी है और फिर निकाह वाली बात को भी उसने सवार कर लिया था सर पर। बस तुम दुआ करो दोनों बच्चों के लिए, उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो, उन दोनों को सुकून आए। रायमा बीबी बेगम ने कहा तो फायका बेगम ने सर हिलाया। आमीन। चले, सब आने वाले होंगे। अब खादमा से कहकर पराठे पकवा ले। नाश्ते पर सब आने वाले थे, इसलिए उन्होंने तेजी से कदम किचन की जाने बढ़ा दिया। सब टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे जब जहांगीर साहब ने महविश को पूछा। जी वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? फायका बेगम ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हें तशवीश होने लगी। अब पहले से काफी बेहतर है, फिक्र की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को सुबह ही बुला लिया था। उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन चच्ची फिर भी आपको हमें बताना चाहिए था, हम आ जाते। अमाद को फिक्रमंद सी आवाज गूंजी। बेटा वो ठीक है, बस सुबह ही हम कुछ समझ नहीं आया था हमें, तो बस डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। उन्होंने फिर से दोबारा से मुतमईन करने की कोशिश की। फरहान मुट्ठियां भींच गया। उसे अमाद का पूछना एक आंख निभाया था। वो गुस्से से उसे देख रहा था, जबकि वो फिक्रमंदी से ऊपर को चेहरा उठाए महविश के कमरे की जानिब देख रही थी। सब अपने अपने कमरों कामों के लिए चले गए, जबकि महविश अपने कमरे में पड़ी रही। उसके पाँव का जख्म बड़ा नहीं था, लेकिन उसने रूहान की जिद पर सर पर सवार कर लिया था। एक हफ्ता वो कमरे में रही। अब उसकी यूनी भी शुरू होने वाली थी। उसे अब
कमरे से बाहर निकलना ही था। बार बार जहांगीर साहब भी उसका पूछ रहे थे और आज की उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। वो घर रह रह कर बोर हो चुकी थी और अपने निकाह के बाद उसने घर से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। उसे कुछ सामान लेना था तो सोचा मार्केट चली जाए। अपनी सोच पर अमल करते वो उठी, अलमारी से अपने लिए एक ड्रेस निकालकर फ्रेश होने चली गई। 15 मिनट में तैयार होकर वो अपने रूम से निकलकर अम्मी के पास आई ताकि उन्हें बता सके, अम्मी मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है मार्केट से, इसलिए मैं जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। उसने रोहान के ऑफिस जाने के बाद बाहर की जानिब कदम उठाया था। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना, और अगर थकन हो तो ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं है, बस घर आ जाना। उसकी अम्मी और ताई ने हदायत शुरू की, जिस पर महविश मुस्कुरा दी। जी मेरी प्यारी अम्मी, ठीक है, क्या अब मैं जाऊं? उसे मुस्कुरा कर पूछा तो वो भी मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, जाओ। बाहर निकलकर ड्राइवर को उसने बुलाया और गाड़ी निकालने के लिए बोला। तभी उसे अमाद बाहर आता दिखाई दिया। उसने एक नजर रुककर महविश की तरफ देखा, फिर उसे स्माइल पास की। कहीं जा रही हो तुम? अमाद ने उसे कहीं जाते देखकर पूछा। जी मार्केट जा रही हूँ, उसने नजरें घुमा कर बताया। उसे रूहान का डर था। अच्छा वाह, फिर मेरे साथ ही आओ, मैं भी मार्केट ही जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। उसे महविश की बात सुनकर झूठ का सहारा लिया। लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जब एक ही जगह जा रहे तो इकट्ठे चलते हैं ना। उसे महविश की एक न सुनी और इसे लिए माल चला गया। महविश डरी हुई थी। रोहन ने मैसेज किया कि वो कहाँ है, चच्ची से बात करनी है, उनका नंबर नहीं लग रहा। उसने कह दिया कि वो मॉल में है अमाद के साथ, और फिर रोहन डायरेक्ट मॉल ही चलाया। उसे अमाद के सामने महविश की कलाई थाम दी। आइंदा मेरे बीवी को मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं ले जा सकते, उसे बेरुखी से कहा और निकल गया। उसे अपने साथ लेकर वो लपीन से इसे जाता देखता रहा। उसने महविश को लाकर बड़ी गलती की थी, अब इसकी सजा उसे मिलती। वो गाड़ी में उसे लाया और गुस्से से दरवाजा बंद किया। महविश सहम गई। उसे बताकर किसने जान बचाई या फंसा ही दिया, उसे कुछ समझ नहीं आया। अमाद के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? महविश मुझे सीधे सीधे बता दो ताकि मैं समझ जाऊं। उससे गुस्से से महविश की जानिब रुख फेर लिया। वो इसे नम आंखों से देखने लगी। मैं कुछ नहीं जानती, सब कुछ तो आपने ले लिया है, मेरी हंसी मेरी खुशी। आपने कभी सोचा भी है मुझे कैसा महसूस होता है? उसने कहकर अपना रुख विंडो की जानिब कर लिया। रोहान गाड़ी के इंजन को हरारत देता वहां से निकला। अमाद लब पीच गया, फिर सनी उन्हीं से उसके पास चलाया और फिर वो उसके साथ मसरूफ हो गया। काविश घर आ गई। रोहन ने ज्यादा कुछ ना किया इस बार, बस चच्ची से कुछ पेपर पर साइन लिया और उसे घूर कर चला गया। शाम का वक्त था। महविश लॉन में बैठी बट्टा खा रही थी। वो झूले को हल्के से पुश कर रही थी जब अमाद उसके साथ आकर बैठ गया। रोहान भाई ने कुछ कहा? उसने पूछा। नहीं, महविश ने रूखे से लहजे में जवाब दिया। मैं जानता हूँ महविश, तुम रोहान भाई को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से जिंदगी गुजारो और खुश रहो। रोहान भाई के साथ किसी का कोई फ्यूचर नहीं है। रोहान जो उनकी सिमटा रहा था, माद की बात सुनकर ठटक कर रुक गया। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी जानना चाहती थी, जिसे वो कजन और भाईचारा समझ रही थी, असल में वो था क्या। रोहन से तलाक का मुतालबा करो और कहो कि तुम मेरे साथ ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकती हो। उसने महविश को समझाने के अंदाज से कहा। रोहन ने सुनकर मुट्ठी बींच ली। वो दीवार के साथ खड़ा था और वो दोनों उसे देख नहीं सकते थे। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती, आप एक कजन के तौर पर अच्छे हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं कभी आपको उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आप मुझे देखते हैं। मैं रोहन को पसंद नहीं करती, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने चीट करूंगी। जैसा भी रिश्ता हुआ मैं उनकी बीवी हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी मुझसे दूर रहने की कोशिश किया करें। उसने दो टोक लहजे में कहा, उठकर जाने लगी और रोहन पीछे हो गया। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके दिल पर जो बोझ था वो उतर गया था। उसे महविश को लेकर जो शक रखा हुआ था वो खत्म हो गया था। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आ गया और महविश को खबर तक न हुई कि अपने शौहर का दिल किस तरह से साफ कर चुकी है। वो आकर सोने के लिए लेट गया। शॉपिंग ना हो पाने का उसे दुख था। वो सुबह उठी तो घर में अफरा तफरी फैली हुई थी। उनके दादा के गांव का कोई था जिसकी डेथ हो गई थी और सारे बहुत जल्दी से गांव के लिए निकल पड़े थे। महविश ने जाने से इनकार कर दिया। घर में बस कैफ, सनी, रोहान और महविश थे। उस वक्त शाम हो रही थी और महविश लाउंज में लेटी टीवी देख रही थी। सनी और कैफ घर पर ही थे, लेकिन कमरों में बंद थे। रात का खाना बाहर से आया था। सनी और कैफ कमरों में बंद थे। जब 8 बजे उसके कमरे का दरवाजा बजा। वो मोमी मूवी देख रही थी। हैरत से उठ बैठी। रोहान अंदर दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई। क्या कर रही हो?
उसकी जानिब चलता हुआ है और बेड पर बैठ गया, जहाँ वो पहले ही बैठी हुई थी। उससे बात किए बगैर बेचैनी महसूस कर रही थी। मूवी देख रही हूँ। यूनी का काम कर लिया? उसे जल्दी से बताया कि कहीं वो यूनी का पूछने ना बैठ जाए। अच्छा, मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? उसने अचानक पूछा। वरना वो बताया ही करता था। आज उसके अंदाज कुछ बदले हुए थे। हाँ, लेकिन अभी? उसने वक्त देखते हुए कहा, हाँ, अभी यूनी स्टार्ट हो गई है ना तुम्हारी, और तुम्हारे पास कपड़ों की कमी होगी। शॉपिंग कर लेते हैं। उसने नरमी से कहा, तो उसके साथ वो शॉपिंग पर आ गई, लेकिन हिचकिचा रही थी। रोहान ने से ढेर सारी शॉपिंग करवाई कि वो हैरानी के साथ साथ परेशान भी हो गई। वो एक एक ड्रेस उसके साथ लगा कर देखता और फिर गर्दन हिला देता। वो इसका हर रूप देखकर बेहोश होने के करीब थी। महविश थक चुकी थी। 2 घंटे से वो मुसलसल से चलाते इतना कुछ ले चुका था जितना वो साल में भी इस्तेमाल नहीं करती थी। ड्रेस इसकी भरमार हो गई थी। फिर उसे हल्का फुल्का सा रेस्टोरेंट में कुछ खिलाकर उसका सारा सामान कमरे में रखकर वो जाने लगा, तो देखा कि महविश आड़े तरछे बैठी सो गई थी। वो जाने लगा, लेकिन फिर पलट आया और महविश को सीधा लेटाकर उसके ऊपर कंफर्ट दरुस किया। फिर कुछ देर वहीं बैठने का सोच कर वो घूम कर उसके बेड पर बैठा और अचानक उसकी आंख लग गई। महविश की सुबह आंख ली तो रूहान के हाथ उसके गिर्द थे। वह हैरानी से उठी और रूहान को देखने लगी कि वो वहां कब सोया था। उसे तो याद ही नहीं। क्यों, कैसे सोई? वो वहां क्यों सो रहा था? महविश ने उसके हाथ अपने गिर्द से हटाए और उठ बैठी। जब रूहान ने सुकून में खलल महसूस करके महविश को थाम कर अपने पास से टाल लिया। प्लीज मत जाओ, उसकी गर्दन में मुंह दिए हुए बोला, तो महविश की सांसें सीने में अटक गई। अब क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। उसने रूहान की सांसें महसूस करके उसे पीछे की जानिब करना चाहा, तो वो मजीद उसके करीब हो गया कि फासला बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे सुकून चाहिए महविश। मैं सालों से सुकून की तलाश में हूँ, और मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरा सुकून हो। उसने नींद में मखबूल आवाज में महविश से कहा। तू साकित हो गई। उसने कभी रूहान को जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वो इतना रिजर्व नेचर क्यों था? क्या वो अपनी मामा को मिस करता था? क्या वो उदास था? महविश के दिल में अचानक से बहुत सारे सवाल उभरने लगे। उसे चेहरा उठाकर रूहान की जानिब देखने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें समाया हुआ था कि वो चेहरा ना देख सके। महविश ने फिर उठने की कोशिश की थी। उसे यूनी से लेट हो रहा था। 1 घंटे बाद रूहान पीछे हुआ और उठकर महविश के करीब आया और उसकी आंखों में देखा। वो सांस रोके उसकी आंखों में देख रही थी। रूहान ने बारी बारी उसकी आंखें चूमी और फिर उसके लबों को देखने लगा। महविश उसकी नीयत समझ कर उठ बैठी। रूहान ने मुस्कुराहट दबाई, लेकिन करीब था कि महविश को जाने का मौका मिल रहा था। उसने इधर उधर हाथ रखे हुए थे और वो नजरें झुकाए बैठी थी। रूहान ने उसे अपने पास खींचकर कान में सरगोशी की। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। कसमें तुम्हारी एज का ख्याल ना होता तो सारी हदें पार कर देता। उसके कान में नरमी से बोलते कान के लोगों को चूमकर पीछे हुआ। उसका चेहरा टमाटर होने लगा। उसे इधर उधर देखकर नर्वसनेस को कम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। नर्वस करने वाला सामने ही तो बैठा था। उसने महविश की जान खलासी की और उठ खड़ा हुआ और वापस अपने कमरे में आया। शॉवर लिया और महविश को कहा कि उसे यूं नहीं छोड़ देगा। वैसे उसे सनी छोड़ रहा था। उसके अंदाज देखकर अश अश कर ही उठी थी। वो यूनिट ड्रॉप करने अंदर तक आया था तो सारी लड़कियां पूछने लगी कि ये कौन है। अब फिर महविश ने बताया कि हस्बैंड है, तो वो हैरत से चीखने लगी, इतना हैंडसम हस्बैंड। और पहली बार महविश ने उसका जायजा लिया। उसने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी हुई थी और उसकी साफ रंगत मजीद नुमाया हो रही थी। कफ कोहनियों तक मुड़े हुए थे और सन ग्लासेस आंखों पर टिके थे। लंबा दराज कद यूनी की लड़कियां उससे देख रही थी। महविश ने लब बीजे कि उसकी शौहर को किस खुशी में देख रही है। वो चंद एक से तो उसकी लड़ाई भी हो गई थी। उसका मूड सख्त किस्म का ऑफ था। वो लेने भी उसे आया था। महविश ने गुस्सा जब्त किया, वरना दिल कर रहा था या तो उसे मार डाले या फिर लड़कियों को। क्या हुआ, सुबह वाले रोमांस से खपा हो क्या? उसने हैरान होकर पूछा, तो महविश उसे घूरने की नाकाम कोशिश करने लगी। रूहान की कोशिश से वो नॉर्मल मचलना बनने लगी थी। नहीं, उसे बेरुखी से कहा, मतलब मैं कभी भी रोमांस कर सकता हूँ? उसे हैरानी से पूछा तो महविश ने गुस्से से रुख मोड़ लिया। उसे घर ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। वापसी रात के वक्त हुई थी। घर में सब आ चुके थे और रौनक सी रख गई थी। इस बार उन लोगों ने अलग मंजर देखा था। जहां महविश बैठी थी वहीं रोहान जाकर बैठ गया।
वो दोनों किच कुछ बात कर रहे थे। अमाद भी हैरान था और बाकी घर वाले भी। लेकिन सबने शुक्र किया कि कुछ तो बदला इनके दरमियान, वरना टॉम एंड जेरी बने रहते थे। अमाद का गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। उसने अगले दिन वहां से बाहर शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। महविश को मालूम था कि वो किस वजह से है, लेकिन वो जानती थी कि यही ठीक है, अमाद के लिए भी और रोहान के लिए भी। वो वहां से चला गया और सब हैरान थे। वो घर से दूर जाने को कभी राजी नहीं होता था और अब सालों के लिए बाहर चला गया। सनी उदास सा फिर रहा था। महविश ने उसे साथ दिया और चाइनीज रेस्टोरेंट आ गई, लेकिन वो उसका मूड बेहतर करने में नाकाम रही थी। वो वापस घर आए तो रोहान उसका इंतजार कर रहा था। लॉन में बैठा दरवाजे की जानिब निगाह किए वो बेचैन सा था। महविश आकर सीधा उसके सामने बैठ गई और वो मुस्कुराकर से देखने लगा। सनी ठीक है? उसे नरमी से पूछा। कुछ बेहतर है, उसे सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं कुछ दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगी? उससे पूछा। वरना वो तो हमेशा ऑर्डर दिया करता था। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी यूनी, उसने ताज्जुब से कहा। ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करवा दूंगा, चचा से बात कर लूँ। उसे बहुत जल्दी थी, वो तो सीधा उसके बाबा से बात करने चला गया। उसके बाबा को भला क्या एतराज होता, फौरन ही हाँ कह डाली। वो दोनों 2 दिन में लंदन के लिए रवाना हो गए थे। ये ट्रिप 1 हफ्ते का था। उसने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी थी। वो ऑफिस के काम से बाहर होता तो महविश क्लास लेती। टाइमिंग में फर्क की वजह से रिकॉर्ड्स देख लेती। और उसकी दोस्त समन क्या करती थी, वो अक्सर रोमान रोहान के बारे में पूछती थी, जो कि महविश को पसंद नहीं आता था। लेकिन जवाब में कुछ ना कहती थी कि शायद वो ज्यादा ही रोहान को अहमियत देने लगी है। रोहान शाम में घर आया। उसे बाहर से डिनर ऑर्डर किया, फिर दोनों ने खाना खाया। रोहान ने कहा कि बाहर घूमने चलते हैं, तो उसने भी इनकार कर दिया। वो रात सोने के लिए आई तो परेशान हो गई कि कहाँ जाए, अलग कमरे में सोए या फिर इसी के। रोहान क्या सोचेगा, वो सोचते हुए लाउंज में बैठ गई। जब रोहान नाइट ड्रेस में उसके पास चला आया। क्या हुआ, सोई नहीं? उसे महविश के गिर्द बाजू को फैलाकर पूछा। तो वो सांस रोके उसे देखने लगी। कहाँ जाऊं सोने? उसकी मासूमियत सी बात सुनकर रोहान मुस्कुरा दिया। मैं बताता हूँ। उसने आंख दबाई और उसे गोद में उठा लिया। वो हैरत से फड़फड़ाने लगी। जब रोहान बेडरूम में लाया और उसे बेड पर पटक दिया, वो नफी में सरनाने लगी। ये गलत है, उसे सहम कर पूछा। बोला तो रोहान ने आंखें मीच ली। रिलैक्स माय गर्ल, कुछ भी नहीं कर रहा, तुम्हारी परमिशन के बगैर नहीं छू सकता। उसने नरमी से उसे समझाया। वो अब तक पुरानी बातों के खौफ में मुब्तला थी। मैंने गलती की और जो तुम कहोगी वही करूंगा, जैसे कहोगी वैसे। तुम्हें प्यार देने की कोशिश करूंगा। मैंने बुरा किया, बहुत बुरा महविश। उसे महविश का सर लेटने के बाद अपने सीने पर रखकर शर्मिंदगी से कहा। अब क्या बात है सबसे छुपाते हैं, क्या आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं? उसे अचानक तस्वीर वाली बात याद आ गई। उसने साइड टेबल से वॉलेट उठाकर उसके हाथ में दिया। देख लो खुद। उसने महविश के चेहरे को दिलचस्पी से देखा। वो इसकी बचपन की तस्वीर थी। वो हैरान होकर रोहन हदीद को देखने लगी। ये क्या? वो सीधी होकर बैठी और वॉलेट में लगी तस्वीर देखने लगी। आप मुझसे नफरत नहीं करते थे? उसने हैरान होकर पूछा। चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें पड़ी हुई थी। किसने कहा नफरत करता था? मोहब्बत का वो शदीद रूप था महविश, जो मैंने तुमसे की है। उससे महविश के बाल सुलझाए और वो हैरान होती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने वॉलेट उसे देते हुए कहा। स्टडी में जो किताब है उसमें मम्मी की तस्वीर है। आखिरी लम्हात में मैं उनके साथ था। हॉस्पिटल था जब मैंने ली थी। मैं उन्हें मिस करता हूँ। आहद अपनी लाइफ में बिजी है, उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें मिस करता हूँ। मुझे डर लगता था तुम मम्मी की तरह मुझे छोड़ ना दो। मैं सख्ती से तुम्हें अपने पास और साथ का एहसास दिलाता था। मम्मी ने हमें अपने कजन के लिए छोड़ा था। महविश, मैं डरता था तुम मुझे अमाद के लिए न छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। महविश हैरत से गंग रही। वो अपनी मम्मी का ट्रॉमा लेकर जी रहा था। महविश ने बेसाख्ता से अपने गले से लगा लिया। वो जो रूहान दिल में दर्द दबाए बैठा था, बच्चों की तरह उसके गले लगकर रोने लगा। महविश की आंखें खामोशी से आंसू बहाती रही। उसे नरमी से रोहान का कंधा सहलाया। मैं कभी भी चीट नहीं कर सकती रोहान, कभी भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। यूं समझ ले, ये मेरे लिए नामुमकिन है। उसे नरमी से अपनी बात का यकीन दिलाते
उसे एहसास दिलाया कि वो कभी अकेला नहीं रहेगा, वो इसके साथ रहेगी। रोहन ने इस बात पर सर हिला दिया। आई रियली लव यू महविश, मंगनी से तुम्हें अपना मानकर जीता आया हूँ। उसने महविश का चेहरा थाम कर कहा। उसे रोहन की आंखों में आए आंसू साफ किए और उन पर लप रख दिए। रोहन की आंखें पुरसुकून अंदाज से बंद हुई। मेरा दिल करता है कि तुम्हें कहीं छुपा लूं, मेरे सिवा तुम्हें कोई ना देख सके। रोहन की बात सुनकर महविश हंसी। उसे क्या बताती, जब यूनी में लड़कियों से देखती थी तो उसका दिल करता था कि लड़कियों की आंखें ही निकाल ले। उस रात रोहन ने अपने दिल की हर एक बात महविश से शेयर की थी। महविश हैरत और तकलीफ से उसकी बातें सुनती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सख्त मर्द अंदर से किस कदर हसास और तकलीफ में था। उसने हमेशा गलत समझा और उसे समझने की कोशिश ही नहीं की, वरना तो वो सामने ही था। उसे बचपन के किस्से सुना रहा था जब वो उसकी चीजें फेंका करती थी। महविश हंस रही थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में कदरे खुश थे।